नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज मैं आपसे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर साहब, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। शशि थरूर आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस की तो प्रॉपर्टी है ही, कांग्रेस की तो जो एक तरह से थिंक टैंक होता है उसके सदस्य तो हैं ही, साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत पसंद हैं। और हाल में भारतीय जनता पार्टी और शशि थरूर साहब के रिश्तों में अप्रत्याशित ढंग से चेंज आया है, तब्दीली आई है। और आजकल थरूर साहब भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो विदेशों में पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ बात करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए हैं, उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। शशि थरूर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि केरल के ब्राह्मण हैं, वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और लंबे समय तक उन्होंने सरकार के लिए सेवाएं दी हैं। बाद में जब वो लौटे तो उनके सामने राजनीति का जब विकल्प आया, राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल चुनने का विकल्प आया, तो उन्होंने कांग्रेस का चयन किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, 1-1.5 साल से 2 साल से शशि थरूर साहब कांग्रेस से कुछ विचलित दिखाई दे रहे हैं और उनके इस विचलन का फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने उठाया और उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अल्प समय के सत्संग में ही थरूर साहब पर बेतहासा असर होने लगा है भारतीय जनता पार्टी की सोच का। और वो धीरे धीरे, मुझे लगता है, अगर कुछ दिन और भारतीय जनता पार्टी के संसर्ग में रहे, सत्संग में रहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे निशिकांत मोदी बन सकते हैं। अब थरूर साहब गए हैं, आपको पता है, अमेरिका गए हैं, दूसरे देशों में भी उन्हें जाना है। वो पाकिस्तान के आतंकी जो स्वभाव है उसको लेकर के और भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर के प्रचार करने गए हैं, लोगों के सवालों का जवाब देने गए हैं। लेकिन वे भी अब भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का स्वभाव है, चाहे वो संबित पात्रा हों, चाहे मालवीय हों, चाहे कोई तीसरे हों, उनकी तरह सन्निपात का शिकार हो गए हैं और कुछ वैसा ही बोलने लगे हैं जैसा कि निशिकांत दुबे बोलते हैं, जैसा कि संबित पात्रा बोलते हैं, जैसा कि रविशंकर प्रसाद बोलते हैं। अभी हाल में ही आप देखिए, वो गए तो हैं विदेश में सरकार की छवि बनाने, और वहाँ बैठ करके उन्होंने हमला कर दिया कांग्रेस के केरल की वामपंथी सरकार पर। उन्होंने कहा कि केरल की वामपंथी सरकार ने तुर्की को 2003 में 10 करोड़ की आर्थिक सहायता देकर के बड़ा पाप का काम किया। उन्हें ये सहायता नहीं देनी चाहिए थी। इस 10 करोड़ को वो केरल के लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। अब आप देखिए, 2023 की सहायता की बात 2025 में आ रही है, 25 में हो रही है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि निशिकांत दुबे विदेश में रह करके 1965, 66, 67 में इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं या नेहरू का जिक्र करते हैं, उनके समय में किए गए समझौतों का जिक्र करते हैं। ऐसा ही कुछ अब हमारे शशि थरूर साहब करने लगे हैं। शशि थरूर साहब भूल जाते हैं कि तुर्की के साथ हमारा जो तुर्की बायकाट अजरबैजान का जो नारा है वो बहुत ताज़ा है। ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम में नृशंस हत्याकांड आतंकियों द्वारा किया गया, और उसके बाद 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ये बात आई कि तुर्की और अजरबैजान हमारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मनों के दोस्त हैं और हमारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन 2023 के पहले तो तुर्की से हमारे बड़े बेहतर संबंध थे। यही प्रधानमंत्री, हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में जब 2023 में भूकंप आया, जिसमें मेरे ख्याल से 50-55 हज़ार लोग मारे गए, तब वो तुर्की की दिल खोलकर मदद की, मानवीय आधार पर मदद की। और इतनी मदद की कोई दूसरा देश शायद नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो शायद कर ही नहीं सकते, अमेरिका, चीन ने भी शायद उतनी नहीं की होगी। हमारे माननीय मोदी जी ने 6 विमान भर के राहत सामग्री तुर्की के भूकंप पीड़ितों को भेजी थी।
हमें याद है कि इस राहत सामग्री अकेली नहीं भेजी, इसके साथ 250 प्रशिक्षित आपदा प्रबंधक, नर्सेज, डॉक्टर्स भेजे। NDRA की टीम के सदस्य को भेजा कि वो वहाँ पर जो भूकंप से पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर राहत कार्य में तुर्की सरकार की मदद करें। भारत सरकार की उदारता आप देखिए कि जो पाकिस्तान का मित्र है आज हमारा दुश्मन है, आज हम जिस तुर्की की बायकाट की बात करते हैं उस तुर्की के लिए 30 बिस्तरों का चलित अस्पताल भेजा भारत सरकार ने। और उस समय के जो हमारे भारत में तुर्की के राजदूत थे फिरेन सुनेल साहब, उन्होंने बड़े गदगद भाव से, बड़े कृतज्ञ भाव से कहा कि भारत तुर्की का सबसे सच्चा दोस्त है। और सच्चे दोस्तों की परख आपको पता ही है, आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। तो भारत सरकार ने तुर्की के एक अच्छे दोस्त की तरह मानवीय आधार पर 2023 में इतनी मदद तुर्की की। कोविड के समय भी तुर्की को करोड़ों रुपए के टीके भारत सरकार ने मुफ्त में दिए। लेकिन अब थरूर साहब को केरल के 10 करोड़ रुपए याद आ रहे हैं 2023 में दिए। भारत सरकार द्वारा की गई इस विशाल मदद के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते। उन्हें तो ले दे के भाजपा की तर्ज पर, भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए केरल की वामपंथी सरकार पर उंगली उठानी थी, उन्होंने उठा दी, लेकिन उन्होंने गलत उंगली उठा दी। उन्हीं के साथ आप देखिए जो भारत सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर भेजे हैं उनमें एक सदस्य CPM के भी हैं, जॉन ब्रिटास साहब। जॉन ब्रिटास ने हमारे शशि थरूर के इस टिप्पणी को तत्काल गंभीरता से लिया और बहुत सरल भाव से उन्होंने कहा कि लगता है कि शशि थरूर साहब को भूलने की बीमारी हो गई है। और उन्होंने जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि तुर्की को जो 2023 में भारत सरकार ने इमदाद की थी भूकंप के समय, उसके बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने निंदा नहीं की शशि थरूर की, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। और शशि थरूर साहब का जो आचरण है और जिस तरह की वो टिप्पणियां निशिकांत दुबे स्टाइल में कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि शशि थरूर साहब को कुछ न कुछ तो तकलीफ है। अन्यथा इतना गंभीर नेता, इतना पढ़ा लिखा नेता, इतना विदेश नीति का जानकार ऐसी घटिया टिप्पणी करेगा। नादानों जैसी कि केरल सरकार ने 10 करोड़ रुपए तुर्की को क्यों दिए, और तब दिए 2023 में, जबकि वो तुर्की खुद भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता था। तो अब शशि थरूर को लेकर के कम से कम मैं तो बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं शशि थरूर साहब का बहुत प्रशंसक हूँ। उनके बहुत से लेख मैंने पढ़े, उनकी किताबें पढ़ी। वो संसद में बोलते हैं या संसद के बाहर बोलते हैं तो एक अलग मज़ा आता है। अभी भी वो जब विदेश में हैं और वहाँ पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी स्टाइल में दे रहे हैं, लेकिन जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है। लेकिन सवालों के जवाब देते देते थरूर साहब पर भाजपा का इतना असर हो जाएगा कि वो कुल 4-5 दिन में ही दूसरे निशिकांत मोदी हो जाएंगे। ये जानकर मैं बहुत हैरान हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तुर्की से आज हमारे तरके ताल्लुक़ हो गए हैं, आज जिसे हम अपने दुश्मन का दोस्त और अपना भी दुश्मन मानने लगे हैं, उस तुर्की के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं। और हाल के दिनों में मोदी सरकार के साथ ही तुर्की का और भारत का जो व्यापार है करीबन 10.43 बिलियन डॉलर का, करीब 11 बिलियन डॉलर का रहा। और इसमें भी भारत का जो निर्यात है वो करीबन 6-7 बिलियन डॉलर का है, यानी हम देते ज़्यादा हैं और मंगाते कम हैं। तो ये दुनिया के रिश्ते, वैश्विक रिश्तों में तो ऐसे ही होता है, जो कल का आपका दोस्त है आज दुश्मन बन जाता है। लेकिन इसके लिए आप अपनी सरकार को भी कोसेंगे क्या? जिस तरह से केरल सरकार, केरल की वामपंथी सरकार की 10 करोड़ की सहायता को शशि थरूर साहब अनुचित उदारता बता रहे हैं, अनुचित उदारता। तो क्या शशि थरूर में इतना साहस है कि वो 2023 में भारत सरकार द्वारा, आज के प्रधानमंत्री जो हैं वो तब भी प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा तुर्की को दी गई टनों राहत सामग्री
सैकड़ों राहत कर्मचारी, चलित अस्पताल, ये सब देने के लिए कह पाएंगे कि मोदी जी आपने बड़ा अनुचित उदारता दिखाई, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप ये सब अगर भारत की जनता के लिए करते तो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि ये टिप्पणी उन्होंने एक दलगत राजनीति के हिसाब से की है, क्योंकि वो केरल में पांव जमाना चाहते हैं शशि थरूर साहब, कि अब वो देश की राजनीति से शायद ऊब गए हैं, या उन्होंने समझ लिया है कि देश की राजनीति में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों चाहे कांग्रेस में रहें, उनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर वो अपने को समेट लें और केरल तक सीमित कर लें तो शायद बात बन जाए। लेकिन शशि थरूर साहब को थोड़ा सा, चूंकि अध्ययनशील आदमी है, चिंतनशील आदमी है, तो थोड़ा आसपास का वातावरण देख लेना चाहिए कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी से जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनकी दशा क्या है, और वो आज हैं किस हैसियत में, वो हाशिए पर हैं या मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। मैं केवल एक उदाहरण देके शशि थरूर साहब को आगाह करना चाहूँगा। शशि थरूर साहब के जो बहुत से मित्र हैं, कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी हैं, वो सब शशि थरूर साहब तक ये संदेश भेज सकते हैं अगर चाहें कि भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शरणार्थियों की जो दशा करती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक बहुत बड़ी रियासत रही है आज़ादी के पहले, और उस परिवार के सदस्य आज़ादी के बाद से लगातार राजनीति में मुख्य धारा में रहे हैं। केंद्र की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो, हमेशा मुख्य धारा में रहे हैं। और जो आज है इस सिंधिया परिवार के, इस ग्वालियर रियासत के सर्वे सर्वा सदर, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो 2020 में कांग्रेस से दुखी होकर के, जैसे आजकल शशि थरूर साहब दुखी हैं, कांग्रेस से तरके ताल्लुक करके, कांग्रेस के 2 टुकड़े करके, एक विभाजन करके 20-22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तब ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना देगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और ये सरकार 2019 में कांग्रेस की गिरी, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी भारतीय जनता पार्टी ने, जो अजय परिवार था, जो एक भी चुनाव नहीं हरा था, राजमाता को छोड़ दीजिए, विजया राजे सिंधिया को, वो अपनी जीत की वजह से रायबरेली में चुनाव हारी, लेकिन लगातार जीतती रहीं वो गुना से, ग्वालियर से। ऐसे ही उनके बेटे थे माधवराव सिंधिया, जब तक जीवित रहे लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2000 में जब कांग्रेस में शामिल, मतलब कांग्रेस में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर आए, तो उन्होंने भी एक भी चुनाव नहीं हारा 2019 तक। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव हराया, फिर उनको उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर के, कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में फिर अगला जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब उन्हें गुना से टिकट मिला, वो चुनाव जीते और उन्हें बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया गया। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बावजूद उनकी हैसियत लगातार कम होती गई। और आजकल अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो वो इतने फुर्सत में हैं, या तो नाच गा रहे हैं, या अभिनय कर रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं। सफाई अभियान है, सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी फुर्सत में छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि जो उनके ख़ानदान में उनके पिता ने, उनकी माँ दादी ने कभी नहीं किया, वो सब उन्हें करना पड़ता है। तो अब ये शशि थरूर साहब के ऊपर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे निशिकांत मोदी बन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं क्या? हाँ, तो सक्षम कांग्रेस उन्हें रोकने वाली नहीं है। हालांकि ये कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस को शशि थरूर की प्रतिभा का, योग्यता का, अनुभव का लाभ लेना चाहिए। लेकिन अब शशि थरूर साहब की बदकिस्मती है या कांग्रेस की बदकिस्मती है कि उन्हें कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है। वो लगातार हाशिए पर हैं। वो कौन सा 23 ग्रुप जो है, G23 इसमें कांग्रेस में एक बना है,
उसके मेंबर हैं, यानी वो मौजूदा नेतृत्व के साथ कदम ताल करने में असमर्थ हैं। और इस असमर्थता को भांपकर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। और ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए हैं, ये पहला चरण है भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने और उनके प्रति अपना रवैया नहीं बदला शशि थरूर साहब के पास, तो वो भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे, बल्कि अपने आप को दूसरा निशिकांत मोदी बना लेंगे। उनकी बौद्धिकता को जंग लग जाएगी, क्योंकि वो जिस ढंग से तुर्की के बारे में उन्होंने केरल सरकार के फैसले पर टिप्पणी की है, वो बड़ी हास्यास्पद है। और हास्यास्पद इसलिए है कि गुजरे ज़माने की बात आप आज कर रहे हैं। 2023 में तुर्की के साथ भारत सरकार के संबंध ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। तो उस समय केरल सरकार ने तो मात्र 10 करोड़ दिए, भारत सरकार ने तो उससे 100 गुना ज़्यादा दिया है। मैंने बताया जैसा कि कितने राहत विमान सामग्री भर के ले गए, 6 विमान ले गए, 250 हमारे आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षित लोग गए, 30 बिस्तर का चलित अस्पताल गया। कोविड के ज़माने में हमने करोड़ों रुपए की हमारी सरकार ने, इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुर्की की मदद की। तो उस समय की किसी घटना पर आज अगर शशि थरूर साहब टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि उन पर भारतीय जनता पार्टी का असर होने लगा है। वो धीरे धीरे अगर भारतीय जनता पार्टी से दूर ना आए, तो वो दूसरे निशिकांत दुबे बन जाएंगे। और उनके मुंह से कब क्या निकलेगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं शशि थरूर साहब के भविष्य को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के प्रभु से कामना करूंगा कि उनकी रक्षा करें, क्योंकि वो देश की एक धरोहर है, बौद्धिक धरोहर है, राजनीतिक धरोहर है। वो सनातन परंपरा को भी जानते हैं, वो आज की राजनीति को भी जानते हैं, वो कल की राजनीति को भी जानते हैं। लेकिन वो जिस दलदल में फंसने जा रहे हैं, और उसमें उनका निशिकांत मोदी हो जाना बहुत स्वाभाविक है। अगर ऐसा होता है तो ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है, लेकिन भाजपा का सौभाग्य है। तो प्रभु उनकी रक्षा करें। आप भी अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो शशि थरूर साहब के लिए प्रार्थना करें कि वो सन्निपात का शिकार ना हो और अल बल गल सल न बखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे अपने मित्रों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं वायरल की बात नहीं कर रहा हूँ। वायरल करने लायक मैंने कुछ इस एपिसोड में कहा भी नहीं है। लेकिन शशि थरूर के निशिकांत मोदी होने की आशंका से मैं तो कम से कम दुखी हूँ, देश का मुझे पता नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।